हेलो एवरीवन। आपके डीएड वीआई फर्स्ट ईयर का जो ईवीएस सब्जेक्ट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जो कि आपके डीएड के एग्जाम में जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं उसमें तो आपको देखने को मिलेंगे ही, साथ ही जो आप सीटेट और टेट का एग्जाम देंगे उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए, क्योंकि ये सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके पहले प्रीवियस क्वेश्चन आप कह सकते हैं इन्हें, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन ही हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है, राइट आंसर होगा सी। हमारे अतीत जो भाग 1 है उसका कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक, ये हमारा द्वितीयक स्रोत है, ठीक है। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा कि जिन प्रमाणों के आधार पर अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है उन्हें ही स्रोत कहते हैं। स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत होता है दूसरा। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत प्रत्यक्ष अवशेषी सामग्री आती है, जैसे कि स्मारक, सिक्के, यंत्र, आज्ञापत्र, आदेश, जनगणना, फरमान, संविधान, संधियां, जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड, न्यायालयों के निर्णय तथा व्यक्तिगत इतिहास आदि। ठीक, ये हो गया आपके प्राथमिक स्रोत। फिर द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आती हैं पुस्तकें, जीवन चरित्र, इतिहास की पाठ्य पुस्तकें आदि। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? तो आप बताएंगे ये द्वितीयक स्रोत है। व्याख्या देखते हैं। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह द्वितीयक प्रकार का स्रोत है। प्राथमिक आंकड़े वे होते हैं जो पहली बार अन्वेषकों अथवा गणनाकारों द्वारा संग्रह किए जाते हैं। ये आंकड़े मौलिक रूप में होते हैं, जैसे जनसंख्या, उत्पादन की मात्रा आदि। द्वितीयक आंकड़े दूसरों द्वारा संग्रहित किए जाते हैं, जैसे स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह आदि। आगे अगला क्वेश्चन है, किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करने के उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हैंगियोग्राफी संबंधित है। हैंगियोग्राफी किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा संत के जीवन लेखन से, संत के जीवनी लेखन से संबंधित है हैंगियोग्राफी। तो संत के जीवनी लेखन को हैंगियोग्राफी कहा जाता है, जिसमें संतों के चमत्कारिक व्यक्तित्व का वर्णन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल कौन थे? आंसर डी होगा अलेक्जेंडर कनिंघम थे। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम सर्वेयर जनरल कनिंघम 1861 ईस्वी को अलेक्जेंडर कनिंघम को नियुक्त किया गया। सर्वेयर जनरल द्वारा प्राचीन भारतीय स्थलों का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व विभाग की स्थापना वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में किया गया था। संस्कृति मंत्रालय के अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव के लिए संपूर्ण देश को 24 मंडलों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। ठीक है, यह एक कथन है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था प्रोफेसर घाटे ने। राइट आंसर सी, प्रोफेसर घाटे। प्रोफेसर घाटे ने क्या कहा था? इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। अगला क्वेश्चन, आदिवासी या जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? तो राइट आंसर होगा डी, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। तो व्याख्या है, आधुनिक इतिहासकार आदिवासी या जनजाति लोगों का इतिहास लिखने के लिए वाचिक परंपराओं का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है? तो आंसर होगा सी, यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय इतिहास को प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल में विभाजित करने में कई समस्याएं आती हैं, क्योंकि काल विभाजन की संकल्पना पश्चिमी विचारों से ग्रहण की गई है, जहां आधुनिक काल का संबंध विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता एवं समानता से है, जबकि भारत में आधुनिक काल का संबंध औपनिवेशिक सत्ता से है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा। क्यों महत्वपूर्ण रहा? उसका आंसर बताना है। आंसर डी सही है, सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। क्या हुआ था? 20वीं शताब्दी में सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। तो व्याख्या देखते हैं। भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। सिंधु सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में की थी। इसकी खुदाई सर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी, माधो स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा है, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार है? आंसर होगा ए, यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। व्याख्या देखते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 कालों, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत में बांटा है। यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। अगला क्वेश्चन है, मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है? तो राइट आंसर होगा सी, एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है।
व्याख्या देखते हैं। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर किसी विद्वान द्वारा बात करना मौखिक इतिहास लेखन का स्रोत नहीं हो सकता, क्योंकि विद्वान वर्तमान संदर्भ में अपनी बात कह रहा है, न कि अतीत के संदर्भ में। साथ ही वह अतीत की परिस्थितियों से सीधे तौर पर जुड़ा भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है इसके लेखक। अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक है। तो कुछ ग्रंथ और दिए हैं, 3 ग्रंथ यहाँ पर हैं, उनको आप देख लीजिए। जैसे अष्टाध्यायी पाणिनि, महाभारत, वेदव्यास और रामायण वाल्मीकि की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की? तो आंसर होगा भवभूति। आंसर सी भवभूति। मालती माधव भवभूति, याद रखिए। मालती माधव नामक नाटक की रचना भवभूति ने किया था, जबकि भास नामक कवि ने स्वप्न वासव दत्ता, भास की पुस्तक है स्वप्न वासव दत्ता, और चारु दत्ता नामक ग्रंथों की रचना की। ठीक है, भास की 2 पुस्तकें कौन सी? स्वप्न वासव दत्ता और चारु दत्ता। इसी प्रकार हर्षचरित और कादम्बरी नामक ग्रंथों की रचना बाणभट्ट ने की थी। ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव आदि ग्रंथों की रचना कालिदास ने की थी। ठीक है, पुस्तकें और उनके लेखक के नाम दिए गए, इनको याद कर लेना आप लोग अलग अलग लिख के कॉपी में। फिर अगला क्वेश्चन है, संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है? इसका राइट आंसर होगा डी, चोल, चेर और पांड्य को मूवेंदार कहा गया। व्याख्या देखते हैं। संगम कविताओं में मूवेंदार शब्द प्राचीन दक्षिण भारत के 3 राजवंशों के लिए सम्मिलित रूप में प्रयुक्त किया गया है। यह 3 राजवंश थे चोल, चेर और पांड्य। अगला क्वेश्चन है, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी? तो संस्कृत में लिखी थी आर्यभट्टियम पुस्तक। व्याख्या देखते हैं। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम संस्कृत भाषा में लिखी थी। आर्यभट्ट गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। उन्होंने दशमलव तथा पाई का आविष्कार किया। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, इसमें इतना ही। ओके, थैंक यू।